नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह वर्णमाला का टॉपिक था और वर्णमाला का जो टॉपिक है उस वर्णमाला के टॉपिक में पिछली क्लास में अपन ने संस्कृत वर्णमाला की चर्चा की थी, जिसमें माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, सामान्य रूप से वर्णों की संख्या कितनी है और फिर अंत में पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो वर्ण हैं 63-64 उनकी चर्चा अपन ने की थी। अब ये जो वर्ण अपन ने पढ़े हैं, संस्कृत वर्णमाला के वर्णों का जो ज्ञान हमने किया है, उन वर्णों का आज वर्गीकरण हम उच्चारण स्थान के आधार पर और साथ ही प्रयत्न के आधार पर उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है उनकी चर्चा करते हैं। सीधी भाषा में ये समझ लीजिए, वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न जो हैं हम उनके विषय में इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो अधिक समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को और बढ़ते हैं उच्चारण स्थानों की ओर। उच्चारण स्थान, यदि उच्चारण स्थानों की हम संख्या की बात करें कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तो संख्या की बात करें तो ध्यान रखना, संख्या उच्चारण स्थानों की 8 और 8 यदि ऑप्शन में नहीं मिले तो उच्चारण स्थानों की संख्या हमें कितनी बतानी है, 7। अगर विकल्प में दोनों एक साथ दे रखे हों, उच्चारण स्थानों की संख्या यदि पूछी जाती है उसमें ऑप्शन में 8 और 7 दोनों एक साथ आ जाए तो प्राथमिक स्तर से हम किसको प्राथमिकता देंगे, जो है 8 जो उच्चारण स्थान है उनको हम प्राथमिकता देंगे। ठीक है। अब ये जो 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं वर्णों के, वे 8 उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? नंबर 1 उरस, जिसको उरे है मतलब हृदय कहा जाता है। नंबर 2 शीरस, जिसको आप मूर्धा कहते हैं, तो उर सिर। फिर आप ऐसे कहें कंठ, तालु, दंत, औष्ठ, जीवामूल या नासिका और अंत में पढ़ लीजिए जीवामूल। ये 8 उच्चारण स्थान हैं। 7 उच्चारण स्थान जो माने गए हैं उनके विषय में हम कहें तो आप ऐसे कह सकते हो, उरस के अभाव में, उरस के अभाव में उच्चारण स्थानों की संख्या 7 मानी गई है। ठीक है ना, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। उरस के अभाव में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी मानी गई है? 7 मानी गई है। अब ये 7 कौन कौन से हैं हम उनकी चर्चा करते हैं। 8 कौन से हैं उनकी चर्चा होगी। अब 7 कौन कौन से हैं और कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है उसकी चर्चा हम डिटेल से करते हैं। सबसे पहले सूत्रों से इनको हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है वहां आपको जो उच्चारण स्थान का जो प्रश्न आए उसमें कोई सूत्र दे करके खाली स्थान छोड़ दिया जाए और फिर उसकी पूर्ति आपसे करवा ले। तो सबसे पहले जो एक एक सूत्र हैं उनके माध्यम से हम वर्णों के उच्चारण स्थानों की चर्चा कर लेते हैं। तो अक्कू है, अक्कू है विसर्जनीय नाम कंठ है, ये वाला पहला सूत्र हो गया। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अब देखिए इसमें आप वर्णों का ध्यान रखें, ए, कु, है और विसर्जनीय ये दे रखे हैं। अब ऐसे तात्पर्य ए हो गया और ए का सेवर्ण जो भी है वो हो जाएगा। तो आप ऐसे कहेंगे ए और ए का सेवर्ण कौन? आ। फिर क वर्ग, और क वर्ग है तो क वर्ग के आप 5 वर्ण बताएंगे। क वर्ग के 5 वर्ण कौन से हैं? क, ख, ग, घ, न। क, ख, ग, घ और ङ, ये 5 वर्ण। फिर उसके बाद में दे रखा है और लास्ट में दे रखा है विसर्ग। विसर्जनीय से तात्पर्य क्या है? विसर्ग।
इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और कंठ होने के कारण इन वर्णों का नाम पड़ गया कौन से वर्ण? कंठ्य वर्ण। ये ध्यान रखेंगे। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। ए आ कै वर्ग है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान है कंठ, अतः वर्णों का नाम पड़ गया कौन सा वर्ण? कंठ्य वर्ण। ये इस तरीके से आप याद रख लेंगे। अब इसी प्रकार दूसरा जो सूत्र है उसकी चर्चा कर लेते हैं। नंबर 2 पर इचु यशानाम तालु। नंबर 3 हो गया ऋतु रसाणाम मूर्धा। चौथा सूत्र है ऋतु लसानाम दंतः। पांचवा सूत्र है उपुपधमानिया नाम औष्ठव। अब इनको समझ लीजिए। जैसे पहले सूत्र का अर्थ निकाला है वैसे ही आगे के ये जो सूत्र हैं उनका अर्थ निकाल लीजिए। कैसे? ई का मतलब हो गया ई और ई का सवर्ण दीर्घ ई। फिर चू का मतलब है च वर्ग। च वर्ग के वही पांचों वर्ण च, छ, ज, झ और ये हो गया। फिर उसके बाद में है ये और फिर है से। स्थान हो गया तालु, अतः वर्ण कहलाएंगे कौन से? तालव्य वर्ण। वर्णों का नाम क्या पड़ जाएगा? तालव्य वर्ण। ठीक है, इस प्रकार इसका अर्थ निकाल लीजिए। देखो यहाँ पर ई, चू, ये और से है, इसमें री, टू, रे और से, तो री, उसी के साथ दीर्घ री, फिर टे वर्ग, टे वर्ग के पांचों वर्ण टे, ठे, डे, ढे और ण, फिर रे और से। ठीक है, स्थान इनका हो गया कौन सा? मूर्धा। और मूर्धा स्थान होने के कारण इन वर्णों का नाम पड़ गया कौन से वर्ण? मूर्धन्य वर्ण। आगे वाले में चलो, ली, तू, ले और से, ये वर्ण दे रखे हैं। तो एक तो हो गया ली, फिर हो गया तू का मतलब क्या है? ते वर्ग। ते वर्ग के वर्ण ते, थे, दे, धे और ने, ये वर्ण हो गए पांचों। फिर आगे दे रखा है ले और फिर दे दिया से, स्थान हो गए इनके दंत, अतः वर्णों का नाम पड़ गया दंत्य वर्ण। ठीक है, उपधमानिया नाम ओष्ठों में उपधमानीय, ये वर्ण दे रखे हैं उ और उ का सवर्ण दीर्घ उ। फिर है पू का मतलब क्या है? पे वर्ग। पे वर्ग के पांचों वर्ण पे, फे, बे, भे और मैं, ये पांचों वर्ण हो गए। उसके बाद में है उपधमानीय। उपधमानीय और उपधमानीय वर्ण कौन से हैं? अर्ध विसर्ग युक्त पे और अर्ध विसर्ग युक्त फे। ये जो चिन्ह आप दे रखे हैं ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह है इस पे से पहले, और वो ही अर्ध विसर्ग चिन्ह फे से पहले। ठीक है, ये उपधमानीय वर्ण है। इन सबके स्थान जो हैं वो क्या हैं? ओष्ठ। इन सभी वर्णों के स्थान ओष्ठ हैं, अतः इन वर्णों का नाम पड़ गया कौन से वर्ण? औष्ठ्य वर्ण। ये औष्ठ्य वर्ण। ये 5 सूत्र हो गए, सरल से हैं, अब बार बार पढ़ रहे हैं। वर्णमाला में अकुहे विसर्जनीय नाम कंठे, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, उपउपमानिया नाम ओष्ठौ। इसके बाद अगला जो सूत्र है उसकी चर्चा करते हैं। छठा, यम गणना नाम
नासिका च। फिर सातवां एदयितो कंठ तालु। आठवां जो सूत्र है ओदौतो कंठोष्ठम। फिर नौवां सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। फिर 10वां सूत्र है जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। फिर 11वां है अनुस्वारस्य नासिका या नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वारस्य नासिका। ठीक है भाई, अब इनको भी समझ लीजिए। ये जो सूत्र पढ़ने लिखे हैं इनमें कौन से वर्ण हैं, हम इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है यम गणना नाम नासिका च। इनमें वर्ण ढूंढो, ये मैं न। प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण है, पांचवा। और आगे दे रखा है नासिका और इस सूत्र में च का प्रयोग और दे रखा है। तो च और अर्थात जो वर्ग का पंचम वर्ण है वो अपने वर्ग के साथ आ रहा है। प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो अपने वर्ग के साथ आया है। इसका मतलब उसका उच्चारण स्थान जो है अपने वर्ग का तो है ही है, साथ में एक और दे रखा है नासिका। तो इसका मतलब आप ये कहेंगे वर्ग का पंचम वर्ण ये मैं न और न, ये जो वर्ण है इनका स्थान है कौन सा, नासिका। और नासिका स्थान होने के कारण इन वर्णों का नाम पड़ गया नासिक्य वर्ण। ठीक है। एदयितो कंठ तालु, इसमें दो वर्ण हैं ए और ऐ। एत धन ऐतो, तो ए और ऐ दो वर्ण हैं। इन दो वर्णों के स्थान है कौन से, कंठ और तालु। कंठे च तालु च तयो समाहारे कंठ तालु द्वंद्व समास। और इन वर्णों का नाम पड़ गया कौन सा, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य वर्ण। अब देखो कंठ तालु कैसे बना, ए प्लस ई से बनता है क्या, ए प्लस ई से क्या बनता है, ए बनता है। तो ए का स्थान क्या है, कंठ, और ई का स्थान क्या है, तालु। तो कंठ तालु, तो ए का हो गया कंठ तालु। और ए प्लस ए इससे बनता है क्या, आई। तो यहाँ पर ध्यान दें, ए का कंठ है और ए का कंठ तालु है, तो आई का भी कंठ तालु हो गया। इस तरीके से ए और आई जो है उनका कंठ तालु स्थान माना जाता है। ओदौतो हो, ओत धन औतो, तो इसमें दो वर्ण दे रखे हैं, एक तो ओ और दूसरा क्या है, औ। ओ और औ इनका स्थान जो है कंठोष्ठ। ओदौतो कंठोष्ठम, स्थान हो गया कंठोष्ठ। अतः ये वर्ण जो हैं वो कहलाएंगे कंठोष्ठ। कंठोष्ठ वर्ण, इनका नाम क्या पड़ जाएगा, कंठोष्ठ। अब इसमें भी आप ये ढूंढ लीजिए, ए और उ इनके योग से बना है ओ, ए और उ से तो क्या बना है, ओ बना है। अब ए का तो वही कंठ है, उ का क्या है, ओष्ठ, इसलिए ओ का हो गया कंठोष्ठ। और ए धन ओ इससे बनता है औ, तो वही तरीका ए का कंठ और ओ का कंठोष्ठ, इसलिए औ का भी क्या हो गया, कंठोष्ठ हो गया। तो ये जो ए ओ और औ जो वर्ण है इनका वर्ण है उच्चारण स्थान जो है इन वर्णों का वो है कंठोष्ठ, और वर्णों का नाम पड़ गया कंठोष्ठ वर्ण। फिर उसके बाद वकारस्य दंत, तो ये जो वे वर्ण दे रखा है इसका स्थान है क्या, दंतोष्ठ। वे का स्थान क्या है, दंतोष्ठ, और वर्ण का नाम पड़ जाएगा कौन सा, दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य वर्ण। ठीक है। इसी प्रकार जिह्वामूलीय से अर्ध विसर्ग युक्त क और अर्ध विसर्ग युक्त ख जो है इन वर्णों का स्थान है जिह्वामूल। जिह्वामूल स्थान है, इसीलिए नाम पड़ गया इनका जिह्वामूलीय। जिह्वामूलीय वर्ण, ये नाम पड़ गया। लास्ट में एक नाम दे रखा है अनुस्वार। अनुस्वार, और अनुस्वार का स्थान क्या है भाई,
नासिका, इसलिए इस वर्ण को भी नाम दिया गया है कौन सा, नासिक्य वर्ण। ये आप ध्यान रखें। अब वर्णमाला में एक तो यम वर्ण बच गया और एक दु है स्पृष्ट वर्ण, तो इनको ऐसे याद रखें, यमानाम नासिका, यम वर्णों का उच्चारण स्थान तो क्या है, नासिका, और दु है स्पृष्ट जो है लय वर्ण, लय का वर्ण उच्चारण स्थान है वह है मूर्धा। तो यमानाम नासिका, यमानाम नासिका, यम का तो कौन सा है, नासिका, और लकारस्य, लकारस्य मूर्धा, जो लय वर्ण है उसका स्थान क्या है, मूर्धा है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये वर्णों के उच्चारण स्थान। अब इन उच्चारण स्थानों में कुछ विशेष तथ्य हैं, उनकी चर्चा करते हैं। विशेष तथ्य, विशेष तथ्य। अब विशेष तथ्य क्या है, नंबर एक तो ये याद रखें, द्विस्थानिक वर्ण, द्विस्थानिक वर्ण कितने होंगे, 10 होंगे। अब 10 कौन से हैं, ए, ओ, आई, चलो इनको जो वर्णों उच्चारण स्थानों के आधार पर लिखा है उसी क्रम से लिख देते हैं, ए, आई, ओ, औ, व, 5 तो हो गए ये। ठीक है, और फिर प्रत्येक वर्ग का पंचम ये, मैं, ग, न और न, मतलब कि ऐसे वर्ण जिनके दो दो उच्चारण स्थान हैं उन वर्णों को कहा जाता है द्विस्थानिक वर्ण। तो एक तो विशेष तथ्य में ये हो गया, द्विस्थानिक वर्ण कितने हैं, 10 जो आपके सामने लिखे हैं। नंबर 2 विशेष तथ्य, विसर्ग का उच्चारण स्थान, विसर्ग का उच्चारण स्थान या विसर्ग का प्रयोग, ऐसे समझ लीजिए, विसर्ग का प्रयोग यदि किसी स्वर के साथ, विसर्ग का प्रयोग यदि किसी स्वर के साथ किया गया हो, तो उस स्वर का उच्चारण स्थान ही विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है। जैसे इस पंक्ति को भी समझ लीजिए, सीधा सा प्रश्न था, विसर्जनीय से स्थानम या विसर्ग से उच्चारण स्थानम कंठ है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। लेकिन सुनो, यदि उसी विसर्ग का प्रयोग अगर किसी स्वर के साथ कर दिया जाए, विसर्ग का प्रयोग यदि किसी स्वर के साथ कर दिया जाए तो उस स्वर का जो उच्चारण स्थान होगा वही उस विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाएगा। समझ लें ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने ऐसे लिख देता हूं, ए है, इधर लिख दिया ई, इधर लिख दिया ऊहू। जैसे राम है, हरि, गुरु, ऐसे समझो। अब यहाँ पर ए के साथ विसर्ग है तो स्थान क्या बताएंगे, कंठ, लेकिन यहाँ ई के साथ विसर्ग आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, तालु। इसी प्रकार उ के साथ आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, औष्ठव। ठीक है ना, इस तरीके से। तो मैं ये समझाना चाह रहा था, अगर विसर्ग का प्रयोग किसी स्वर के साथ किया गया हो तो उस स्वर का उच्चारण स्थान होगा वही विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाएगा। तो विशेष तथ्यों में 2 बात तो ये ध्यान रखेंगे, द्विस्थानिक वर्ण और विसर्ग का उच्चारण स्थान। विसर्ग का उच्चारण स्थान बदलता रहता है, कब, जब अगर वह अकेला पूछे विसर्जनीय से स्थानम तब तो कंठ बता देंगे, लेकिन जैसे ही किसी स्वर के साथ प्रयोग कर दिया जाए, किसी शब्द में किसी स्वर के साथ प्रयोग हो रहा है तो कौन से स्वर के साथ प्रयोग हुआ है उस स्वर का जो उच्चारण स्थान होगा वही विसर्ग का उच्चारण स्थान आपको स्वीकार करना होगा। ठीक है, और एक विशेष तथ्य और है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तीसरा विशेष तथ्य आप ये याद रखें, वर्ग के पंचम वर्ण का
उच्चारण स्थान अपने वर्ग के साथ साथ नासिका भी स्वीकार किया जाता है। यदि विकल्प में दोनों विद्यमान हो, यदि विकल्प में दोनों विद्यमान हो और एक का चयन करना हो, एक का चयन करना हो तो प्रधान रूप से नासिका ही स्वीकार किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, अपन ऐसे कहें जैसे ये वर्णस्य उच्चारण स्थानम, ये वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, ये वर्ण का उच्चारण स्थान है। नंबर 1 तालु, नंबर 2 नासिका, नंबर 3 उभयम और नंबर 4 कंठ है। तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा उभयम, दोनों। ठीक है, लेकिन इस बार मैं ऑप्शन बदल देता हूं। ऑप्शन ये है तालु, नासिका, कंठ है और दंतः, ऐसे आगे। अब आपको दोनों आगे, दोनों में से एक को चुनना है। तो पहली बात तो ऐसा प्रश्न होगा नहीं, होगा तो जो बोर्ड है उनको दोनों ही आंसर मानने होंगे, वरना प्रश्न को डिलीट करना होगा। लेकिन फिर भी यदि हमें एक को चुनना पड़े, इस ऐसे ऑप्शन आ जाए फिर एक को चुनना पड़े, तो प्रधान रूप से आप किसको चुनेंगे? नासिका को ही चुनेंगे। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये बात हुई अपने उच्चारण स्थानों की। ठीक है, तो उच्चारण स्थानों की संख्या 8 या 7। अब कौन से वर्ण के कौन से उच्चारण स्थान है, इन सूत्रों के माध्यम से आप ध्यान रखेंगे। अब इसी वर्ण का जो अपना टॉपिक है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और प्रयत्न के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण है उसकी चर्चा करते हैं। तो हेडिंग डालिए प्रयत्न, और प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्रयत्न, प्रयत्न के आधार पर हम वर्णों के वर्गीकरण की बात करें तो यत्नो द्विधा। प्रयत्न कितने प्रकार के? 2 मान गए। कितने प्रकार के मान गए? 2 प्रकार के। नंबर 1 आभ्यंतर है और नंबर 2 बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ये 2 प्रकार के प्रयत्न माने गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न की। आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या जो है, आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या मानी गई है 5। ये प्रश्न रीट में पूछा जा चुका है। और दूसरे जो हैं बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, इन बाह्य प्रयत्नों की संख्या है 11, 11। ये प्रश्न भी रीट में पूछा जा चुका है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 और बाह्य प्रयत्न कितने? 11। तो प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है, अब प्रयत्न क्या होता है इसके विषय में सुने। वर्ण का उच्चारण करने के लिए, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने के लिए प्राणवायु जिह्वा के द्वारा जो कोशिश की जाती है, उन्हीं कोशिशों का नाम है प्रयत्न। और ये कोशिश 2 प्रकार से होती है, एक तो आंतरिक कोशिश और एक बाह्य कोशिश। आंतरिक कोशिश आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य कोशिशों को कहा जाता है
बाह्य प्रयत्न। ठीक है, अब ये आभ्यंतर प्रयत्न यदि पूछे जाते हैं तो 5 और बाह्य प्रयत्न जो हैं वो कितने होते हैं? 11। अब आभ्यंतर 5 कौन से हैं, बाह्य 11 कौन से हैं और कौन से वर्णों के कौन से होते हैं, अब इनकी डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने पास आगे आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या है 5। आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 5 हैं। अब वे 5 हैं और उनको याद रखने का तरीका, कौन से वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है, तो इसको याद करने के लिए आप ये क्रम याद रख लीजिए। सबसे पहले तो स्पृष्ट, नंबर 2 पर ईषत् स्पृष्ट, नंबर 3 पर ईषत् विवृत और नंबर 4 पर रख लीजिए विवृत और अंतिम जो 5वां है वह है संवृत। ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न है, स्पृष्ट, ईषत्, स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत। अब इनको याद कैसे करें, कौन से वर्ण का कौन सा है, तो याद करने का एक इजी सा तरीका बता रहा हूं, पहले उसको समझ लो, फिर सूत्रों से भी हम इसको पढ़ लेंगे। देखिए सबसे पहले व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण कौन से हैं, तो नंबर 1 स्पर्श, नंबर 2 अंतस्थ, नंबर 3 ऊष्म। व्यंजन तो कंप्लीट हो गए ना। अब बच गए कौन से, नंबर 4 पर स्वर वर्ण। तो इस तरीके से आप याद रखें, पहले व्यंजन और फिर स्वर, पहले व्यंजन और फिर स्वर। और व्यंजनों में सबसे पहले कौन से आते हैं, स्पर्श, तो नंबर 1 स्पृष्ट, तो स्पृष्टम स्पर्शानाम, स्पृष्टम स्पर्शानाम। फिर दूसरा कौन सा है, अंतस्थ, तो ईषत् स्पृष्टम, ईषत् स्पृष्टम कौन से वर्णों का, अंतस्था नाम। ठीक है, फिर आगे कौन सा दे रखा है, ऊष्म, तो ईषत् विवृतम, ईषत् विवृतम ऊष्माणाम। फिर उसके बाद में कौन सा दे रखा है, स्वर, तो विवृतम, विवृतम स्वराणाम। स्वर वर्णों का हो गया कौन सा, विवृत। अब लास्ट में ये व्यंजन कंप्लीट, स्वर कंप्लीट, व्यंजन और स्वर तो कंप्लीट हो गए। अब इधर देखिए, व्यंजन और स्वर जैसे ही कंप्लीट हुए हैं, आप यहां ध्यान देंगे कि इधर जो है संवृत जो है प्रयत्न वो बच गया। तो संवृत प्रयत्न के लिए आप ऐसे याद रख लीजिए, ह्रस्वकारस्य, ह्रस्वकारस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रियायाम विवृतम। इसका अर्थ क्या है ये अब समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप ये जो वर्ण हैं उनको आप ध्यान रख लेंगे, किसे, स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट, मतलब कैसे मैं तक स्पृष्ट, ऐसे याद रख लेते। अंतस्थ वर्णों का, अंतस्थ वर्णों का ईषत् स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट मतलब ये व रेल, ये है ईषत् स्पृष्ट। फिर आप ऐसे कह दें ऊष्म वर्णों का, ऊष्म वर्णों का कौन सा है, ईषद् विवृत। ऊष्म वर्णों का है ईषद् विवृत और ऊष्म वर्ण है से है।
फिर आगे स्वर वर्णों का विवृत और अच्छी ही क्या है स्वर। ठीक है, अब इसका अर्थ ही याद रखना, ह्रस्व ए का प्रयोग में संवृत और प्रक्रिया में विवृत। ह्रस्व ए का प्रयोग में संवृत और प्रक्रिया में विवृत, ये अभ्यंतर प्रयत्न हो गए अपने 5। अब 2 नाम आ गया, प्रयोग और प्रक्रिया। तो प्रयोग और प्रक्रिया क्या होती है इसके विषय में और समझ लें। प्रयोग दशा इसके विषय में समझना। तो इसमें आप ऐसे समझ लें, शब्द के अंत में विद्यमान ए जिसके बाद, शब्द के अंत में विद्यमान ए जिसके बाद संधि कार्य न हो अथवा अवग्रह के रूप में विद्यमान ए की प्रयोग दशा होती है तथा आभ्यंतर प्रयत्न संवृत होता है। जैसे कोअपि, अब यहां पर जो ए है ये अवग्रह चिन्ह किसके रूप में है, ए के रूप में, तो इसको आप कहेंगे प्रयोग। इसको हम नाम देंगे क्या, प्रयोग। और प्रयोग है तो क्या कहलाएगा ये संवृत। एक और दूसरा आपने लिख दिया जैसे राम, राम के अंत में क्या है ए, तो इसको आप नाम देंगे प्रयोग और प्रयत्न बताएंगे कौन सा, संवृत। क्लियर भाई। तो मैं यही कहना चाह रहा था, या तो अवग्रह के रूप में ए मिल जाए या शब्द के अंत में ए हो और उसके बाद कुछ भी न हो तो वहां प्रयोग दशा मानेंगे और आभ्यंतर प्रयत्न होगा कौन सा, संवृत। और प्रक्रिया दशा किसे कहेंगे, प्रक्रिया दशा, ये तो प्रयोग दशा है। अब बात करते हैं प्रक्रिया की। प्रक्रिया दशा इसके विषय में समझना, शब्द के अंत में स्थित ए जिसके बाद संधि कार्य हो, शब्द के अंत में स्थित ए जिसके बाद संधि कार्य हो उसकी प्रक्रिया दशा होती है तथा आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, विवृत। आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। जैसे उदाहरण से समझना, राम धन अवतार हैं, ये कंडीशन। तो यहां पर जो ए है उसके बाद संधि कार्य है तो इसको आप नाम देंगे प्रक्रिया, इसका नाम हो जाएगा प्रक्रिया दशा। और आभ्यंतर प्रयत्न यहाँ पर आप क्या बताएंगे, विवृत, और रूप बन जाएगा संधि होकर
तार हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में संधि होगी तो प्रक्रिया है, और संधि नहीं है केवल ए है लास्ट में तो वहां प्रयोग है। प्रयोग में समृद्ध और प्रक्रिया में विवृत। ये थे अपने आभ्यंतर प्रयत्न 5, ठीक है। अब एक बात और याद रख लेना यहां नोट के रूप में, नोट के रूप में ये याद रखना, भट्टोजी दीक्षित ने ईषद विवृत, जो नाम लिख रहा हूं उसको ध्यान रखना, भट्टोजी दीक्षित ने ईषद विवृत के अभाव में आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 4 मानी है। तो वे किसको नहीं मानते? ईषद विवृत को नहीं मानते। भट्टोजी दीक्षित जिनकी पुस्तक का नाम है सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में दीक्षित महोदय ने आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या केवल और केवल 4 मानी है। वे ईषद विवृत को नहीं मानते हैं। अब वे ईषद विवृत को नहीं मानते तो फिर ईषद विवृत तो ऊष्म वर्णों का है, तो इनके अनुसार ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है? तो याद रखें, इनके अनुसार ऊष्म वर्ण एवं स्वर वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत ही है। तो ऊष्म वर्ण और स्वर वर्ण दोनों ही क्या है? विवृत हैं। किनके अनुसार? दीक्षित महोदय के अनुसार। तो ये हो गए अपने आभ्यंतर प्रयत्न। अब लास्ट में चर्चा करते हैं हम बाह्य प्रयत्नों की। तो बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो अब होंगे अपने बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, और बाह्य प्रयत्नों के लिए अपने संख्या की बात करी थी, कितने हैं? 11 हैं। अब वे 11 कौन से हैं? उनको 3-3 के जोड़े से हम बना करके याद रखते हैं। सबसे पहले विवार, दूसरा हो गया श्वास, और तीसरा है अघोष। ऐसे विवार, श्वास, अघोष, चौथा संवार, पांचवा नाद और छठा घोष। 3-3 के ये 2 जोड़े बन गए, ठीक है। फिर उसके बाद 7वां अल्प प्राण, 8वां हो गया कौन सा? महाप्राण, और फिर 9वां उद्दात, 10वां अनुदात, और 11वां जो है वह है स्वरित, ठीक है। ये वाले। अब देखो कौन कौन से वर्णों के ये जो प्रयत्न हैं, तो आप इनके लिए तो याद रखने खर प्रत्याहार के वर्ण। अब खर प्रत्याहार के वर्ण में कौन से आएंगे? वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीनों से, बस ये याद रख लीजिए। खर प्रत्याहार के वर्ण खरो, विवारा, श्वासा, अघोषा से। खर प्रत्याहार के वर्ण होंगे 1 2 से 1 2 का मतलब कै चे टे ते पे, खे छे ठे थे फे। वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीनों से हैं वो विवार, श्वास, अघोष होंगे। अब संवारनाद घोष में क्या होंगे? हर्ष प्रत्याहार के वर्ण। यहाँ ये याद रखेंगे कौन से प्रत्याहार? हर्ष प्रत्याहार। और प्रत्याहार क्या होता है इसके विषय में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। पहले ही जो माहेश्वर सूत्रों की क्लास पढ़ी थी उसमें प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों का संक्षिप्त रूप है। इसका मतलब है से लेकर के सह तक के वर्ण हैं वो हर्ष प्रत्याहार में आएंगे। हर्ष प्रत्याहार के वर्ण जो हैं वो होंगे संवार, नाद, घोष। और हर्ष प्रत्याहार में कैसे याद रखें? शॉर्टकट तरीका, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण,
पांचवा वर्ण य, व, र, ल और है, ये जो वर्ण है वो हर्ष प्रत्याहार में आते हैं। तो ऊपर जो है वो नीचे नहीं है, नीचे जो है वो ऊपर नहीं है, अलग अलग है। पहला दूसरा तो तीसरा चौथा पांचवा से, फिर ये वरल है ऐसे। फिर अल्प प्राण, अल्प प्राण का मतलब अल्प यानी थोड़ी, प्राण यानी प्राणवायु, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु है मुख विवर से कम मात्रा में बाहर निकले। अरे सीधे याद रख लो, बोलते समय जोर कम आए ना, जोर कम आए वो अल्प प्राण, जोर ज्यादा है वो महाप्राण। जैसे बोला क जोर कम आया, लेकिन बोला ख जोर ज्यादा आ गया, ग कम, घ ज्यादा, ng कम, ऐसे। तो पहला तीसरा और पांचवा वर्ग का 1, 3, 5 और फिर य, व, र और ल, ये जो वर्ण है, ठीक है, वर्ग का पहला तीसरा पांचवा और फिर आप ऐसे कहते हैं य, व, र और ल, इन वर्णों को कहेंगे अल्प प्राण। शॉर्टकट ऐसे कहें, वर्ग का विषम वर्ण और अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण ये नाम याद रखना, वे होंगे अल्प प्राण। अब जो ऊपर आ गए वो छोड़ दो और बच गए वो नीचे वाले में आ जाएंगे महाप्राण, जोर ज्यादा आए वो अधिक मात्रा में प्राणवायु बाहर निकले। तो आप ऐसे समझ ले, वर्ग का पहला तीसरा पांचवा काम आ गया तो दूसरा और चौथा, फिर यह वरेले काम आ गए तो से और है, ये वर्ण हो गए। तो आप ऐसे कह दो, वर्ग का विषम तो ऊपर आ गया ना, तो यहां बन जाएगा सम, वर्ग का समवर्ण और कौन से वर्ण, ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण ये हो गए कौन से, महाप्राण। और लास्ट में बच गए उदात्त अनुदात्त स्वरित, तो इनके लिए याद रख लो कौन से वर्ण, स्वर वर्ण, ठीक है। उदात्त अनुदात्त और स्वरित ये है कौन से वर्ण, स्वर वर्ण। स्वर वर्णों के बाह्य प्रयत्न उदात्त अनुदात्त स्वरित, इस रूप में ये बाह्य प्रयत्न। अब लास्ट में ये तीन नाम आ गए, उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये क्या होते हैं, किस रूप में होते हैं, तो इनके विषय में और चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले उदात्त, उदात्त के लिए परिभाषा है उच्चई उदात्त है, उच्चई उदात्त है मतलब जिस स्वर का उच्चारण निर्धारित स्थान के जिस स्वर का उच्चारण निर्धारित स्थान के ऊपरी भाग से होता है, निर्धारित स्थान के ऊपरी भाग से होता है, अथवा जिसका उच्चारण उच्च स्वर में किया जाता है, उच्च स्वर तेज ध्वनि उच्च स्वर में किया जाता है, उसे उदात्त स्वर कहते हैं। ये याद रखेंगे, ठीक है ना। ये होगी बात किसकी, उदात्त की। पहचान क्या होगी इसकी, पहचान, तो पहचान में ध्यान रखना, पहचान होगी स्वर के साथ कोई चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है, जैसे ए, आ, ई, ऊ आदि कोई सी भी आ जाए, है ना, इस रूप में। तो स्वर के साथ जब कोई चिन्ह नहीं आएगा उसको हम कहेंगे उदात्त स्वर, ठीक है। फिर उसके बाद में है अनुदात्त, अनुदात्त, और अनुदात्त की पहचान क्या है, नीचैर अनुदात्त है,
नीचैरनुदात्त है, मतलब जिस स्वर का उच्चारण निर्धारित स्थान के निम्न भाग से हो अथवा निम्न स्वर में उच्चारण किया जाता हो उसे अनुदात्त स्वर कहते हैं। उसे अनुदात्त स्वर कहते हैं। जैसे पहचान क्या होगी? स्वर के नीचे आडी रेखा, स्वर के नीचे आडी रेखा ए, आ, ई, ऊ, ऐसे जो भी आ रहे हैं। अभी तो ये उदात्त के रूप में लिखे गए, यहां तक तो समझ में आया क्या था। अब क्या करोगे, इनके नीचे आडी रेखा अगर आ जाए इस तरीके से, तो इन स्वरों का नाम पड़ जाएगा कौन सा? अनुदात्त स्वर। जब तक कोई चिन्ह नहीं है, उदात्त है, नीचे आडी रेखा आ गई तो इनका नाम पड़ जाएगा अनुदात्त। स्वर नहीं है, चिन्ह नहीं है, उदात्त, नीचे आडी रेखा आ गया, अनुदात्त। अब बच गया कौन सा? स्वरित। स्वरित के बारे में हम चर्चा और कर लें। स्वरित समाहारः स्वरित है, ये स्वरित की परिभाषा है। समाहारः स्वरित है, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है? जिस स्वर का उच्चारण निर्धारित स्थान के न तो उच्च भाग से हो, न तो उच्च भाग से हो और न ही निम्न भाग से हो, अपितु दोनों के सम्मिलित रूप से हो, दोनों के सम्मिलित रूप से हो, दोनों के सम्मिलित रूप से हो, या जिसका उच्चारण समाहार स्वर में या मध्यम स्वर में हो, उसे स्वरित स्वर कहते हैं। ये स्वरित की परिभाषा है। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान इसकी ये होती है, स्वर के ऊपर खड़ी रेखा, स्वर के ऊपर खड़ी रेखा जैसे आपने उदाहरण लिखा ए, आ, ई, ऊ, ऐसे जो भी स्वर हैं आप पूरे लिख ले हैं। अभी तक ये क्या है? उदात्त हैं। नीचे आडी रेखा आ गई तो अनुदात्त हो गया, लेकिन इस बार ऊपर खड़ी रेखा आ गई
तो फिर इसका नाम हो जाएगा स्वरित। जैसे ऊपर खड़ी रेखा, इस रूप में अगर आपको ऊपर खड़ी रेखा मिल जाती है तो इस स्वर को आप कहेंगे कौन सा स्वर? स्वरित स्वर। तो ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की बात हुई। ठीक है, तो वर्ण का जो अपना टॉपिक था, उस वर्ण के टॉपिक में इस क्लास में अपन ने उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण और प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण है जो उसकी चर्चा की है। तो अपने इसी के साथ ये जो वर्ण का टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।